आज अपन 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ग्लोरियस इंडिया, गौरवमयी जो भारत था उसके बारे में बात करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री टू 1206, जो इस इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहां से लेकर 1206 तक का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर के अपन ईच एंड एवरी वर्ड को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे अपन, तो अपने को देखते रहना है, बुक को भी साथ में रखना है। सिंस द वेरी बिगिनिंग द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडिया हैज बीन प्रेस्टिजियस एंड ग्लोरियस। जो बहुत प्राचीन समय था, बिगिनिंग का जो शुरुआत का जो समय था, उस समय से इंडिया की जो हिस्ट्री और इंडिया का जो कल्चर रहा है वह बहुत गौरवमयी और बहुत सुनहरा रहा हुआ है। इंडिया वॉज रिनोड एज द वर्ल्ड लीडर एंड द गोल्डन बर्ड। और इंडिया को दो टाइटल भी दिए हुए हैं। वो दो टाइटल कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो वर्ल्ड लीडर का और दूसरा गोल्डन बर्ड का। तो विश्व गुरु कहा जाता था। इसके अलावा सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था क्योंकि इंडिया बहुत प्रोस्पिरियस था। रिगार्डिंग द एंटायर वर्ल्ड टू बी आवर फैमिली, और पूरे विश्व को हमारी फैमिली मानना, इसको ये जो नोशन है इसको बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, व्हाट इज वसुदेव कुटुंबकम? तो वसुदेव कुटुंबकम इज रिगार्डिंग द एंटायर वर्ल्ड टू बी अवर फैमिली एंड प्रेइंग फॉर द बेनिफिट एंड हेल्थ ऑफ ऑल मैनकाइंड। सभी के बेनिफिट के लिए प्रार्थना करना और सभी की हेल्थ, सभी मानव जाति की हेल्थ, उनके सुखी रहने के भाव के लिए प्रार्थना करना, इसको बोलते हैं सर्वभवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। दीज टू आइडियाज आर इम्बाइब्ड इन अवर आइडियल्स। ये हमारे आदर्शों में डाले हुए हैं। ये जो दो आइडिया हैं ये हमारे आदर्शों में हैं, रहे हुए हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपने फैमिली मानना, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया, सबको सुखी मानना, सबको निरोगी मानना, ये हमारे आइडियाज के पार्ट रहे हुए हैं। ए ग्लोबल फोरम ऑफ इंडियन कल्चर इज डिपिक्टेड फ्रॉम द एग्जाबिशंस एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। जब अपन इंडिया के एग्जाबिशंस का अध्ययन करते हैं हिस्ट्री के में, जब इंडिया के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो प्राचीन समय के अवशेष रहे हुए, रिमेन्स रहे हुए, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि इंडिया की जो कल्चर थी वो एक ग्लोबल थी। ग्लोबल का मतलब कई अदर जो कंट्रीज थी उनके ऊपर इंडियन कल्चर का भी प्रभाव था, वहीं दूसरे कल्चर के साथ इंडिया भी जुड़ा हुआ था, ग्लोबली जुड़ा हुआ था, पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ कल्चर है इंडिया। द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज द्वीपांतर। और द्वीपांतर किसको कहा जाता था? जो ओवरसीज इंडियन रीजन्स थे, ऐसे रीजन्स, ऐसे एरिया जहां पर जो दूसरी कंट्री में जो फॉरेन कंट्रीज है और वहां पर इंडियन कल्चर है, उसका डोमिनियंस है, उसका वर्चस्व है, उसको द्वीपांतर बोलते हैं। इंडियंस ट्रेवल्ड इन पावरफुल शिप्स। और इंडियंस थे वो अदर कंट्रीज में द्वीपांतर में जब ट्रेवल करने के लिए वो जाते थे तो पावरफुल शिप्स का यूज करते थे। एंड दे रीच ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया। तो इन सब जगह पर इंडियंस पावरफुल शिप के द्वारा पहुंच जाते हैं। एंड दे एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर देयर। और इन सब जगह पर जाकर अपना एक एम्पायर बनाते हैं। वो एम्पायर कैसा होगा? पॉलिटिकल एम्पायर और कल्चरल एम्पायर, सांस्कृतिक एम्पायर और राजनीतिक एम्पायर वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं। द पोर्ट्स एंड नेवल पावर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो पोर्ट्स थे, जो बंदरगाह थे यहाँ के, जहां पर शिप वगैरह रुकती है उसको पोर्ट बोलेंगे। और जो नेवल पावर्स होती है, जो समुद्री जो पावर है, समुद्री जो ताकत है इंडिया की, ऑफ एंशिएंट इंडिया वर इन ए वेरी डेवलप्ड कंडीशन। वो कैसी कंडीशन में थी? बहुत ही डेवलप्ड कंडीशन में थी। द स्कॉलर्स हैव मेंशन्ड अबाउट शिप्स विच यूज्ड टू सेल इन रिवर इंडस अराउंड 6000 ईयर्स एगो। जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने एग्जाबिशंस और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का अध्ययन किया है, वो ये मेंशन करते हैं, ये कहते हैं कि जो शिप यूज की जाती थी सेल इन रिवर, सेल इन रिवर का मतलब रिवर में तैरने के लिए, रिवर में ट्रेवल करने के लिए जो शिप यूज में ली जाती थी इन रिवर इंडस अराउंड 6000 ईयर्स एगो, वो 6000 ईयर पहले की वो शिप्स है। इंडियंस ट्रेवल्ड टू सेवरल कंट्रीज। और इंडियंस थे वो कई अन्य कंट्रीज में भी ट्रेवल करते हैं ऑफ द वर्ल्ड
थ्रू वाटरवेज। और उसके लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो यूज करते हैं? वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज। इसके अलावा वो वाटरवेज के अलावा रोडवेज को भी यूज करते हैं, मतलब जो रोड का रास्ता है उसको भी वो यूज करते हैं। एंड इंट्रोड्यूस द पीपुल रिजाइडिंग इन दोज डिस्टेंस कंट्रीज विद आवर रिलीजन एंड कल्चर। और जब वहाँ पर वो वाटरवेज और रोडवेज के द्वारा यात्रा करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन लोगों को से को पहचान करवाते हैं किसके से? हमारे रिलीजन से और हमारे कल्चर में। वहाँ के रहने वाले उन दूर सुदूर जो कंट्रीज में रहने वाले लोग थे उनसे परिचय करवाते हैं। These brave warriors propagated Indian philosophy, Indian astrology, architecture, military skills, political science, music and Vedic treatises across the world। और ये जो ब्रेव वॉरियर्स थे जो दूर दूर जाकर यात्रा करते थे और वहाँ पर इंडियन कल्चर और इंडियन रिलीजन को प्रोपोगेट करते थे, फैलाते थे, वो वहाँ पर लोगों को किसके बारे में समझाते थे? इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसके बारे में वो बताते थे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते थे, एस्ट्रोलॉजी को जो अपन खगोल शास्त्र अपन पढ़ते हैं उसके बारे में बताते थे। इसके अलावा आर्किटेक्चर के बारे में बताते थे, जो बिल्डिंग निर्माण की जो जहाँ आर्ट है उसके बारे में बताते थे, मिलिट्री की स्किल्स है उनके बारे में, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के बारे में वो चर्चा करके उनको बताते थे। यहाँ की इंडियन म्यूजिक है उसके बारे में भी वो वहाँ पर प्रोपोगेट करते थे। और वैदिक ट्रीटी जो वैदिक जो नॉलेज है, वैदिक जो टिप्पणीज है उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को वो प्रोपोगेट करते थे, बताते थे, इसकी महानता के बारे में चर्चा करते थे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन नोटिस द एक्सट्रीमली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अगर अपन बिल्कुल शुरू से बात करें, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, तो वी कैन नोटिस, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो एक्सट्रीमली डेवलप्ड कंडीशन में थी। तो इट वाज एक्सट्रीमली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो कंप्लीटली डेवलप्ड पोजीशन में थी। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, civilizations and culture present during the time of the Ramayana and during the time of Mahabharata all have been the part of golden period of India। तो इंडस वैली, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो समय, देखो हिस्ट्री का अपन सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको अपन हिस्ट्री का स्टार्ट मानते हैं, जिसके प्रमाण अवेलेबल हैं, जिसके बारे में अपन पूरा उसके कल्चर के बारे में हमें मालूम है। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक रिलीजन, जो वेदियों का जो पीरियड था वो उसको वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, वैदिक पीरियड आ जाएगा। फिर सिविलाइजेशन कल्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण और महाभारत, उसके बाद में रामायण और महाभारत के पीरियड का जो समय था उसकी सिविलाइजेशन और उसकी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, ये गोल्डन पीरियड का समय रहेगा। तो गोल्डन पीरियड में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहेगी? महाभारत पीरियड का जो समय रहेगा तब तक का पीरियड, शुरू से लेकर महाभारत पीरियड तक का। द वेदास आर रिगार्डेड एज स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज। और जो वेद हैं, 4 वेद अपने को यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं, 4 वेदास होते हैं एक्चुअल में। उन 4 वेदास में को क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्किटेक्चर। और जो इंडस सरस्वती जो सिविलाइजेशन है उसको आर्किटेक्चर में सबसे बेस्ट माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब रिमेन्स का, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का अपन स्टडी करते हैं तब मालूम चलता है कि जो बिल्डिंग निर्माण की जो आर्ट थी, जो कला थी, वो उसमें निपुण थे और वो उनकी आर्किटेक्चर बेस्ट थी। द रामायण एंड महाभारत हैव बीन रिनोव्ड एज द ट्रीटीज डिपिक्टिंग वेरियस आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। और जो रामायण और महाभारत का पीरियड है वो किसके लिए फेमस है? एज द ट्रीटीज, ऐसी टिप्पणियों के बारे में जो हमें बताती है वेरियस आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, कई सारी विचारधाराओं के बारे में हमें बताती है। इसके अलावा भारत की जो नीतियां हैं उसके बारे में हमें नॉलेज करवाती है रामायण और महाभारत। डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन द आइडियल ऑफ आवर महाजनपद पीरियड। तो जब अपन महाजनपद पीरियड के बारे में देखते हैं, जो महाभारत पीरियड के बाद के जो पीरियड है उसके, महाभारत के बाद में कुछ जनपद बन जाते हैं और जनपद के बाद में महाजनपद बनते हैं। तो महाजनपद पीरियड है वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रूप से फेमस है
और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म। और ये जैसे अपने अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सिस्टम है, उसका आइडियल रहा हुआ है महाजनपद पीरियड। तो कई सारे महाजनपद थे जहां पर डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला करती थी। वी नोटिस द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जनपदाज इन पोस्ट वैदिक पीरियड। हम नोटिस करते हैं किसके बारे में? प्रेजेंस ऑफ वेरियस जनपदाज, कई सारे जनपदों के बारे में हम अध्ययन करते हैं इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। जब वैदिक पीरियड के बाद के जो पीरियड है उसको जनपद पीरियड बोलते हैं। बाय दिस टाइम आयरन वाज वाइडली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। और जो जनपद पीरियड है उसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार, इसमें आयरन है वो बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार है वो एक ही एरिया है एक्चुअल में। जैसे अपन इस प्रकार से अगर इंडिया को देखें और यहाँ पर अगर अपन देखें तो दोनों तरफ ये जो एरिया रहेगा ये ईस्टर्न रहेगा उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार का जो एरिया रहेगा। द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग आयरन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपुल इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। और जो टेक्निक थी आयरन को यूज करने की, और ये कब स्टार्ट होती है? जनपद पीरियड में। इट चेंज द लाइफ स्टाइल, इसके कारण से लोगों की लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाती है। और पीपुल इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस, और इसी के कारण से द टेंडेंसी ऑफ अर्निंग ए परमानेंट लिवलीहुड टू लिव ए लाइफ इन ए सेटल्ड वे स्ट्रेंथन। अब इसी के कारण से जो आयरन की जो यूज था उसी के कारण से उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है और एक नई टेंडेंसी लोगों की स्टार्ट होती है। अर्निंग ए परमानेंट लिवलीहुड का मतलब होगा कि ऐसी लिवलीहुड, ऐसी आजीविका जो परमानेंटली कमा सके लोग। एंड टू लिव लाइफ इन ए सेटल्ड वे, और सेटल्ड वे में लाइफ जी सके। इट वाज स्ट्रेंथेंड, ये मजबूत बन गई इस समय। मतलब लोगों को एक जगह रहकर कमाकर खाने की जो टेंडेंसी थी वो मजबूत हो गई। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, ऑल दीज रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम। और जो एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से जो ट्राइबल सिस्टम चल रहा था ये डिक्लाइन होता है। इसके डिक्लाइन के रीजन क्या बताए हुए हैं? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब का डेवलपमेंट के कारण से एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड टाइनी जनाज, और जो छोटे छोटे जो जन थे, जन होता है एक विलेज लाइक जो एरिया होगा उसको जन बोलते हैं। दे वर रिप्लेस्ड बाय लार्ज जनपदाज। तो सबसे छोटा जो एरिया होता था वो जन होता था। जन के बाद में ये कई सारे जन मिलकर जनपद बना लेते थे और बहुत सारे जनपद थे वो मिलकर महाजनपद बना लेते थे। बाय द 6th सेंचुरी बीसी रहेगा बिफोर कॉमन एरा। अब देखो बिफोर कॉमन एरा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बिफोर कॉमन एरा ऐसा पीरियड रहेगा जो कॉमन एरा स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये इसका जो आगे का पीरियड रहेगा ये रहेगा कॉमन एरा, जो अपने 3rd चैप्टर में देखा कॉमन एरा। अब कॉमन एरा अभी जैसे 2020 चल रहा है, 2020 तक अपन पहुंच गए 0 से लेकर। इसके बाद में ये कंटिन्यूसली काउंटिंग आगे चलती रहेगी और 2021, 22 इस प्रकार से। तो ये इसका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, ये जो पीरियड होता है ये मार्क रहता है द मार्क ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट का जन्म रहता है, इसके बाद का पीरियड रहेगा। इसके जो पहले का पीरियड है इसको बोलते हैं बीसीई। बीसी रहेगा बिफोर कॉमन एरा। और ये जैसे अपन नंबर लाइन पढ़ते हैं मैथ में, और उसमें नंबर लाइन में अपन इंटीजर्स को मार्क करते हैं, तो ये अपने को उल्टा चलेगा। जैसे यहाँ पर तो 600 बीसी रहेगा, 600 के बाद में 599, 598, 597, फिर 500, 400, 300, 200, 100, उसके बाद में वापस कॉमन एरा में अपन आ जाएंगे। तो अगर 600 बीसी का जो पीरियड है वो आज से कितने साल पुराना रह गया? 2020 ईयर तो ये हो गए और 600 ये हो गए, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 2600 ईयर्स एगो। वो जो पीरियड है दीज जनपदाज व रिप्लेस्ड इन महाजनपदाज, तब ये जो जनपद थे वो किस में चेंज हो गए? महाजनपद में चेंज हो जाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी, जब 6th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग का जो समय था, सोवियत रूल वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ पूरा इंडिया था, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कोई एक सुप्रीम पावर था वो एब्सेंट था, कोई एक सुप्रीम पावर नहीं था। द होल ऑफ इंडिया, कंप्लीट तो पूरा इंडिया था, इट वाज डिवाइडेड टू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट। वो इसमें कई सारे
इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो रूल करते थे। दीज स्टेट्स वर लार्जर, ये स्टेट बहुत बड़े बड़े थे, एंड दे वर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। जो पोस्ट वैदिक पीरियड रहेगा, जिसको अपन ने जनपद पीरियड कहा, ये स्टेट्स इन जनपद पीरियड से लार्जर थे और ज्यादा पावरफुल थे। तो ये अपने को रहेगा महाजनपद पीरियड। तो महाजनपद पीरियड था, इसका जो स्टार्टिंग टाइम माना जाता है वो माना जाता है 600 BC, 600 साल ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 325 BC तक ये चलता है। तो ये महाजनपद पीरियड का जो समय रहेगा वो 600 to 325 BC, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं। सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th century BC। तो जब पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो पहले जनपद पीरियड था। जनपद पीरियड को कई सारे जनपद मिलकर और कुछ पावरफुल और लार्ज इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं, जिनको बोला जाता है महाजनपद। इन नॉर्दर्न इंडिया, ये कौन सी इंडिया के कौन सी साइड में था? इन नॉर्दर्न साइड में था। दीज स्टेट्स वर नेम्ड एज महाजनपद, और ये जो 16 स्टेट्स की जो अपन बात कर रहे हैं इनको बोला जाता है महाजनपद। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतर निकाय, जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं, जो लिटरेचर है, वो लिटरेचर है अंगुतर निकाय के नाम से। उन अंगुतर निकाय का जब अपन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देर वर 16 महाजनपद एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। उस समय अप्रोक्सीमेटली 16 महाजनपद थे, वो एग्जिस्ट थे, उनका अस्तित्व में थे, और उनकी कैपिटल और महाजनपद की अपने को एक लिस्ट दे रखी है। इसके बारे में अपन एक जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले काशी महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी वाराणसी। कुरु महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर बोला जाता है। अंग जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल थी चंपा। मगध महाजनपद की कैपिटल थी गिरिराज या राजगृह। वज्जी जो महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी विदिहा या मिथिला वैशाली। इसके बाद मल महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी कुशीनगर या कुशीनारा या कुशवंती। चेदी जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती या सोतीवती। वत्स महाजनपद की कैपिटल थी कौसंबी। कौशला महाजनपद की जो कैपिटल था वो अयोध्या था, और कौशला अयोध्या में था, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। और ये जो पीरियड था, ये कौशला ज्यादा जो ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, जो बुद्धिस्ट पीरियड का जो समय था, उस समय 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट था साकेत। साकेत वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट, और ये नॉर्दर्न पार्ट की कैपिटल थी, वो तो साकेत थी। और दूसरा पार्ट था सरवास्ती, इट वाज द कैपिटल ऑफ साउदर्न पार्ट, ये साउदर्न पार्ट की कैपिटल थी सरवस्ती। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद आएगा पांचाल। पांचाल महाजनपद रहेगा द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल अहिच्छत्र। जो ये इसकी जो कैपिटल रहेगी नॉर्दर्न पांचाल की, वो तो रहेगी अहिच्छत्रपुर, जिसको प्रेजेंट टाइम अपन नागौर बोलते हैं, वो नॉर्दर्न पांचाल की कैपिटल रहेगी। कैपिटल ऑफ साउदर्न पांचाल, और जो साउदर्न पांचाल है उसकी कैपिटल रहेगी कंपिल्या। एक दूसरा रहेगा नंबर 11 रहेगा मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल कहां पर रहेगी? विराटनगर, जिसको एट प्रेजेंट अपन बेराट बोलते हैं। इसके बाद में सूरसेना महाजनपद है। सूरसेना महाजनपद है, इसकी कैपिटल थी मथुरा। सूरसेनाई एंड मेथोरा इन ग्रीक लैंग्वेज। अब जो सूरसेना था, इसको तो सूरसेनाई बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, और मथुरा था उसको मेथोरा ग्रीक लैंग्वेज में कहा गया है। उस समय की जो ग्रीक लिटरेचर अपने को मिलते हैं उसमें। नंबर 13 है अस्मक या असाका। ये नंबर 13 एक ही महाजनपद है, इसकी कैपिटल थी पोटना या पटेली। अवंती जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल नॉर्दर्न जो अवंती थी, इसकी कैपिटल थी उज्जैनी। नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल कहां पर थी? उज्जैनी। जबकि साउदर्न अवंती जो की कैपिटल है माहिष्मती। गांधारा, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। और कंबोज महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी राजपुर और हट्टक। तो ये तो महाजनपद हो जाएंगे। 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर प्रेजेंट इन अबाउट 16 महाजनपद। ये जो स्टेट्स थे 16, इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 तो मोनार्कीज, जहां पर किंग का रूल चलता था, राजशाही चलती थी। और सेकंड वर रिपब्लिक्स, जहां पर पब्लिक का रूल चलता था, तो वो रिपब्लिक गणतंत्र जो है वो जाएंगे। कोसला, वत्स, अवंती, मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम।
तो उस समय के मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज कौन कौन सी रहेगी? कोसला, वत्स, अवंती और मगध। सेवरल रिपब्लिक्स आल्सो एग्जिस्टेड इन द बुद्धिस्ट पीरियड। कई रिपब्लिक्स भी उस समय एग्जिस्ट थे बुद्धिस्ट पीरियड में, 6th सेंचुरी बीसी में। द मेजर अमंग देम आर इंक्लूडेड, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इंक्लूड करते हैं अपन? साकेज ऑफ कपिलवस्तु, भागाज ऑफ सुनसुन मार्गिरी, बुलीज ऑफ अलकप्पा, कलाम्स ऑफ केस्पटा, कोलियाज ऑफ रामग्राम, मल्लाज ऑफ कुशिनारा, मल्लाज ऑफ पवा, मोरियाज ऑफ पीपलवान, लिच्छवीज ऑफ वैशाली और वेदिहाज ऑफ मिथिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स हैं उस समय के। जो रिपब्लिक पहले अपने मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज पढ़ा, और ये जो 10 है ये इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स पार्ट है जिनको बुद्धिस्ट पीरियड में बताया गया है कि यहाँ पर जो रूल था वो किसी किंग का ना होकर पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, उसका यहाँ पर रूल चलता था। तो ये रिपब्लिक पार्ट्स है। देखिए एंशिएंट टाइम के जो महाजनपद पीरियड थे उसका मैप अपने को ध्यान में रखना है, और मैप में जो टोटल 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल है वो यहाँ पर शो की हुई है। उसके अंदर अपन अगर बात करें तो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट से जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और उधर से अपन अगर चलते हुए आए तो सबसे पहले कंबोज जो महाजनपद था वो आएगा। उसके बाद में गांधारा, कुरु, पांचाल, कोसला, सुरसेनाई, मत्स्य, अवंती, चेदी, मगध, काशी, मल, कोसला, वज्जी, अंग और असमक। ये सभी महाजनपदों का एक अपने पास पूरा मैप दे रखा है। इस मैप को अपने को जो ब्लैंक मैप रहेगा, आउटलाइन किया हुआ मैप रहता है, उसके अंदर अपने को इनको पहले तो देख देख कर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में बिना देखे बिना अपने को इसको प्रैक्टिस करना है। तो अपने को मालूम रहेगा कि असमक है वो साउदर्न इंडिया में है, कंबोज है वो नॉर्दर्न पार्ट अभी प्रेजेंट टाइम के अफगानिस्तान के पार्ट में है। इसके अलावा जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट में हैं। ज़्यादातर जो महाजनपद है वो इसी तरफ है। तो अपने को इन सबको आउटलाइंड इंडियन मैप है, ब्लैंक जो इंडियन मैप रहेगा उसके अंदर ध्यान में रखना है कि कहाँ पर है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है।